आज मैं आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। वह है बच्चों का पोषण और कुपोषण। वास्तव में बच्चों का कुपोषण इतना व्यापक विषय है कि थोड़े समय में इसके सभी पहलुओं को प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन है। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के कुपोषण के महत्वपूर्ण पहलुओं को बहुत कम समय में संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करें। यदि हम कुपोषण को परिभाषित करें तो यह पोषण की कमी के रूप में सामने आता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि एक बच्चा पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे के पोषण का जोरे एकमात्र स्रोत भोजन है। तो अगर हम भोजन के घटकों को पहले ही 2 भागों में विभाजित कर लें तो बच्चों के इस कुपोषण के विषय को समझना बहुत आसान हो जाएगा। भोजन के घटकों के एक तरफ होते हैं शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ हम आमतौर पर चावल, रोटी, मुरमुरा, सूजी, आलू आदि से प्राप्त करते हैं। वहीं मछली, मांस, अंडे आदि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं और घी, तेल, मक्खन, पनीर जैसे खाद्य पदार्थों से हम अपने शरीर की वसा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। और भोजन के घटकों के दूसरी तरफ होते हैं विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इन 2 प्रकार के खाद्य घटकों में से किसी एक की भी कमी हो तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। हम सबसे पहले प्रोटीन और वसा गिदा युक्त खाद्य घटकों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये तीनों भोजन के अत्यावश्यक घटक हैं और इन तीनों घटकों में से किसी एक की कमी या अनुपस्थिति या इन तीनों घटकों का अनुपात अगर बच्चे के भोजन में सही नहीं है तो बच्चे के कुपोषण का खतरा बना रहता है। एक उदाहरण देने से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। 6 महीने तक एक बच्चा माँ का दूध पीता है। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ उसे अतिरिक्त भोजन दिया जाता है जिसे हम वीनिंग कहते हैं। अब अगर 6 महीने के बाद भी बच्चे को केवल दूध और दूध पर आधारित भोजन की आदत डाली जाती है, जैसे दूध की सूजी हो सकती है, चावल के आटे से बनी सूजी हो सकती है, तो भोजन के अन्य 2 घटक जैसे प्रोटीन या वसा की अनुपस्थिति बनी रहेगी और बच्चा कुपोषण का शिकार होगा। फिर 6 महीने से पहले कई माताएं अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या डिब्बा बंद दूध देते हैं या कुछ मामलों में कई बार मजबूरी में बच्चे को डिब्बा बंद दूध देना पड़ता है। तो उस स्थिति में दूध और पानी का एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात कितने पानी में कितना दूध मिलाना है। अगर यह अनुपात सही नहीं होता है क्वार्टा, तो भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसीलिए हम निसंकोच कह सकते हैं कि जो बच्चे 6 महीने तक केवल माँ का दूध पीते हैं और 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ घर का बना संतुलित भोजन खाते हैं, उन बच्चों के कुपोषण का शिकार होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। अब आइए भोजन के एक घटक विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। सब्जियों में और अन्य खाद्य पदार्थों में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में ये 3 घटक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सुतारण, सांप, आमिष और पर सब्जियां और फल खाने चाहिए। यदि आप प्रतिदिन बच्चे के आहार में कोई एक सब्जी शामिल करते हैं और यदि आप प्रतिदिन बच्चे को कोई एक फल खिलाते हैं तो उस तत्व की कमी के कारण बच्चे में कुपोषण की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। यहाँ संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे देश में कई लोगों की यह धारणा है विदेशी खाना, विदेशी जूस, इन खाद्य पदार्थों में ही केवल पोषक तत्व होते हैं। वास्तव में यह बात बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश में कम कीमत पर जो देशी फल, सब्जियां उपलब्ध हैं, उनमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं और ये आर्थिक रूप से भी बहुत किफ़ायती हैं। अब आइए हम जानें।
जो बच्चा कुपोषण से पीड़ित है उसके शारीरिक लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वह यह है कि उम्र के अनुसार बच्चे का वजन बहुत कम होगा। इसके बाद जो विषय हो सकता है वह यह है कि बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं, जिसे हम मेरास्मस कहते हैं। बच्चे के हाथ पैर, चेहरे और पेट में पानी आ सकता है, जिसे हम इडिमेटस कुपोषण या क्वाशोरकर कहते हैं। कुपोषण से पीड़ित बच्चों को बहुत बार संक्रमण होता है। बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, निमोनिया, दस्त, कान का पकना, कीड़े की समस्या। इस प्रकार के संक्रमण इन बच्चों को बहुत बार होते हैं, क्योंकि कुपोषण के कारण इन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और इन बच्चों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। इन बच्चों के बाल आमतौर पर बहुत उलझे और खुरदरे होते हैं, धूसर रंग के होते हैं, बाल छूने पर या हल्के स्पर्श से ही गिरने लगते हैं। बच्चे की आँखों में धुंधला दिखाई दे सकता है, रात में कम दिखाई दे सकता है। बच्चे की आँखों की पुतली फूली हो सकती है। बच्चे की आँखों से मवाद निकल सकता है। बच्चे की आँखों में अल्सर हो सकता है। बच्चे की त्वचा अत्यधिक शुष्क और खुरदरी हो सकती है। त्वचा के विभिन्न स्थानों पर घाव हो सकते हैं। संक्रमण हो सकता है। त्वचा से मवाद निकल सकता है। लाल रंग धारण कर सकती है। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षण बच्चे में होते हैं और होंठ, मुखगुहा, जीभ, इन सभी स्थानों पर घाव दिखाई दे सकते हैं। यह जानने के लिए कि बच्चा कुपोषण से पीड़ित है या नहीं, किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। हम बाल रोग विशेषज्ञ बच्चे के कुपोषण को मापने के लिए एक ग्रोथ चार्ट का उपयोग करते हैं। इस ग्रोथ चार्ट में लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग अलग उम्र के अनुसार उनका वज़न कितना होना चाहिए, यह दिखाया गया है। इसीलिए हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि बच्चे की उम्र के अनुसार उसका वज़न किस स्थिति में है। यदि उसका वज़न उस स्थिति से बहुत नीचे है तो हम मान लेते हैं कि बच्चा कुपोषण से पीड़ित है और इसकी गंभीरता जितनी अधिक होगी उसे हम गंभीर तीव्र कुपोषण कहते हैं। अब मैं जो विषय आपके साथ चर्चा करूंगा वह हमारे देश के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध में बच्चों के कुपोषण के कौन से विषय सामने आए हैं। सबसे पहले बच्चों के पोषण और कुपोषण के बारे में सही ज्ञान की हमारी कुछ कमी है। गरीबी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। गर्भवती माताओं की देखभाल और पोषण की कमी अभी तक जब बच्चे को दस्त हो तो खाने के सलाइन के साथ साथ स्तनपान और अधिक भोजन देना चाहिए, बार बार देना चाहिए। दस्त, निमोनिया, खसरा जैसी बीमारियों के बाद विटामिन ए कैप्सूल खिलाना चाहिए। हर 4 से 6 महीने के अंतराल पर बच्चे को कृमिनाशक दवा खिलानी चाहिए। और अगर कोई बच्चा किसी दीर्घकालिक बीमारी या क्रोनिक डिजीज़ से पीड़ित है तो उस बीमारी के इलाज के साथ साथ बच्चे के पोषण के विषय को भी अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्रोतागण, मैं आज की हमारी इस चर्चा के एकदम अंतिम चरण में आ गया हूँ। आपने शायद ध्यान दिया होगा, आज की इस चर्चा में मैंने अक्सर संतुलित आहार इस शब्द का उपयोग किया है।
मैं आपके साथ थोड़ा साझा करना चाहता हूँ कि हम कैसे बच्चे को संतुलित आहार दे सकते हैं। अगर मैं संतुलित आहार का एक उदाहरण देना चाहूँ तो वह निश्चित रूप से खिचड़ी होगा। तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि आप बच्चों के लिए खिचड़ी कैसे तैयार करेंगे या किन किन सामग्रियों का उपयोग करके खिचड़ी पकाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ चावल है, तो हम यहाँ हमेशा जो चावल भोजन के लिए उपयोग करते हैं वह भी उपयोग कर सकते हैं या आटप चावल भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की दालें हैं। मैंने यहाँ 5 प्रकार की दालें इकट्ठा की हैं। आप जो खिचड़ी पकाएंगे उसमें प्रतिदिन कोई एक दाल डाल सकते हैं या विभिन्न प्रकार की दालें थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मांस और अंडे रखे हैं। ये प्रोटीन युक्त खाद्य स्रोत हैं। आप एक दिन मछली का उपयोग कर सकते हैं, एक दिन मांस का उपयोग कर सकते हैं, एक दिन अंडे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ 2 प्रकार की सब्जियाँ रखी हैं, आलू और गाजर। आप प्रतिदिन किसी एक प्रकार की सब्जी खिचड़ी में उपयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है तेल। जिन बच्चों का एक अधिक मात्रा में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जो खिचड़ी आप पकाएंगे उसमें मात्रा से थोड़ा अधिक सोयाबीन तेल आप बच्चों के लिए खिचड़ी पकाने के मामले में एक और बात कि आप खिचड़ी में जो सामग्री उपयोग करेंगे, एक नई सामग्री का उपयोग करने के बाद आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे ये खाद्य सामग्री बच्चे के पाचन में कोई समस्या कर रही है या नहीं। अगर हो रही है तो उस सामग्री का आगे उपयोग न करना ही। अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ, चूंकि खिचड़ी का विषय आया, फलों का विषय छोड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आप मुझसे पूछें बच्चे के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है, क्योंकि इस केले में सभी प्रकार के विटामिन होते हैं और यह बचपन के सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। अंत में दर्शकों, अगर आप आज की इस चर्चा के विषयों को कुछ हद तक भी याद रखें तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आपका बच्चा कम से कम कुपोषण से नहीं जूझेगा। आप और आपके परिवार के सभी बच्चों की सेहत की कामना करते हुए आज यहां से विदा ले रहा हूं।